कहानी एक उच्च सुरक्षा वाली जेल से शुरू होती है, जहां राय नाम का एक व्यक्ति कैद था। एक दिन एक साथी कैदी ने उसे जैक नाम के एक अन्य कैदी से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि जैक राय पर हमला करने की योजना बना रहा था। अगले ही दिन जैक ने अपनी योजना को अंजाम दिया और राय पर हमला कर दिया। हालांकि वह रे के खिलाफ टिक नहीं सका और लड़ाई हार गया, लेकिन इस लड़ाई के कारण जेल अधिकारियों ने रे को एक अलग कक्ष में बंद करके दंडित किया। जेल का यह हिस्सा सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए आरक्षित था, जहां उन्हें 24 घंटे अलग थलग रखा जाता था। नए सेल में खिड़की भी नहीं थी, केवल एक शौचालय था। साथ ही कैमरों ने एक प्रणाली की मदद से राय पर लगातार निगरानी रखी। रे ने तब जेल से भागने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। जेल में घूमते हुए उसने देखा कि जेल के अलावा गैरेज भी था। अब रे को बस अपने सेल के दरवाजे का पासकोड पता करना था। इसके लिए उसने खाने के साथ आए दूध के डिब्बे की प्लास्टिक सील खोली और चुपके से उसे पासकोड स्क्रीन पर लगा दिया। जल्द ही उंगलियों के निशानों से कोड में इस्तेमाल किए गए नंबरों का पता चल गया और उन्हें सही क्रम में लगाना रे के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। वह बाहर अपनी टीम को एक संदेश भी भेजने में कामयाब रहा, जिसमें बताया गया था कि जिस दिन वह भागेगा उन्हें ठीक शाम 4 बजे जेल के बगल वाले गैराज के पास ध्यान भटकाना होगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। रे ने सही कोड इस्तेमाल किया और अपनी कोठरी का दरवाजा खोला। फिर वह भूमिगत पाइपों के रास्ते से होते हुए गैराज में पहुंच गया। उसी समय उसकी टीम ने गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए बाहर एक धमाका किया। फायर ब्रिगेड जल्द ही पहुंच गई और रे उनकी एक गाड़ी के नीचे छिपकर चुपचाप भाग निकला। वे रे को लेने आए थे, लेकिन उसे एक खाली सड़क पर छोड़ दिया। जल्द ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी लेस्टर नाम का एक आदमी आया और उसने पुलिस से राय को रिहा करने का आदेश दिया। इसके बाद लेस्टर और रे जेल अधिकारियों से बात करने गए और तभी असली सच्चाई सामने आई। राय कोई अपराधी नहीं था। वह असल में एक सुरक्षा कंपनी का मालिक था, जो दुनिया भर में जेल सुरक्षा प्रणालियों का परीक्षण करती थी। रे किसी जेल की सुरक्षा का गुप्त परीक्षण करने के लिए कैदी बनकर जेल अधिकारियों को खामियां ढूंढने और सुधार करने में मदद करता था। वह इतनी सारी जेलों से भाग चुका था कि लोगों को लगने लगा था कि वह किसी भी जेल से भाग सकता है। आखिरकार 5 महीने बाद रे अपने दफ्तर लौट आया, जहां उसने अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए दुनिया का सबसे आसान खेल खेला। बाद में उसके साथी लेस्टर ने उसे जेसिका नाम की एक महिला से मिलवाया। वह चाहती थी कि राय दुनिया की सबसे गुप्त और सुरक्षित जेल का परीक्षण करे, लेकिन उसकी शर्त यह थी कि रे और उसकी टीम को जेल की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। राय और उसकी टीम को बताया गया था कि उन्हें जेल की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इस जोखिम भरे मिशन के लिए जेसिका लाखों डॉलर देने को तैयार थी। पहले तो रे को यह ठीक नहीं लगा, लेकिन लेस्टर के समझाने पर वह आखिरकार मान गया। उन्होंने रे को एक नकली आतंकवादी का परिचय दिया और उसके हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दी। लेकिन कुछ ही देर बाद किसी ने उसका अपहरण कर लिया और उसे बेहोश कर दिया। अपहरणकर्ताओं ने सावधानी से उसके हाथ से ट्रैकर हटा दिया ताकि कोई भी जेल की लोकेशन का पता न लगा सके। जब रे की नींद खुली तो उसने खुद को एक कांच के डिब्बे में पाया, जिसके चारों ओर कई अन्य कैदी थे। बाद में उसकी मुलाकात जेल के वार्डन से हुई, जिसने अपना परिचय हॉब्स के रूप में दिया, लेकिन रे को पहले ही बता दिया गया था कि वार्डन का नाम मार्श होगा। तभी राय को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। राय ने एक गुप्त कोड का इस्तेमाल किया, लेकिन हॉब्स ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसे जेल में डाल दिया। बाहर राय की टीम, खासकर अबिगैल और हश, उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रही थी। इसी बीच रहस्यमयी जेल के अंदर राय ने देखा कि सभी पहरेदार एक जैसी वर्दी और मुखौटे पहने हुए थे। बाद में एमिल नाम का एक कैदी राय के पास आया और उसे समझाने लगा कि इस अजीबोगरीब जेल के अंदर असल में क्या चल रहा है। एमिल ने राय को बताया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी उसे इस जेल में बंद कर दिया गया था। उसके यहां होने की असली वजह यह थी कि कुछ ताकतवर लोग उससे अहम जानकारी हासिल करना चाहते थे, खास तौर पर विक्टर मैनहेम नाम के एक आदमी का ठिकाना। राय को जल्द ही इस चौंकाने वाली सच्चाई का एहसास हुआ। यहां कोई भी कैदी असल में अपराधी नहीं था, बल्कि इस गुप्त जेल का इस्तेमाल अमीर और ताकतवर लोग अपने दुश्मनों को बिना रिकॉर्ड के कैद और प्रताड़ित करने के लिए कर रहे थे। उस उच्च सुरक्षा वाले इलाके में, जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, जाने के लिए राय ने एमिल के साथ एक नकली लड़ाई शुरू कर दी।
योजना के अनुसार दोनों को अलग थलग कोठरियों में डाल दिया गया, जो असल में यातना कक्ष थे। कोठरियों के अंदर का तापमान असहनीय रूप से ज्यादा था और तेज रोशनी की वजह से उन्हें चक्कर आ रहे थे और वे कमजोर हो रहे थे। वार्डन हॉब्स कैमरों की नजर से यह सब देख रहा था और उनकी पीड़ा का आनंद ले रहा था। अगले दिन कायरी राय की जांच करने आई। उन्हें राय के लिए थोड़ी सहानुभूति हुई, लेकिन जब राय ने उनसे जेल के बारे में पूछा तो वह चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार राय और एमिल को गर्म डिब्बे से रिहा कर दिया गया। रे ने एमिल को बताया कि कमरे का फर्श जैसा दिख रहा था वैसा एल्यूमिनियम का नहीं था, असल में वह स्टील का था। इसलिए रे ने एमिल से कहा कि किसी तरह धातु का कोई टुकड़ा ढूंढो जिससे वे पेंच खोल सकें। फर्श पर लगे बोल्ट। बाद में एमिल को वार्डन ने फिर बुलाया और उससे विक्टर मैनहेम का ठिकाना बताने के लिए दबाव डाला। जब एमिल ने बोलने से इनकार कर दिया तो पहरेदारों ने उसे प्रताड़ित किया। हालांकि इस सब के बीच एमिल एक छोटी सी धातु की पट्टी चुराने में कामयाब रहा। बाद में एमिल ने राय से उसकी भागने की योजना के बारे में और पूछा। रे ने कहा कि उसका मानना है कि पूरी जेल जमीन के नीचे बनी है, इसलिए अगर वे बोल्ट खोलकर अपनी कोठरी से भागने में कामयाब भी हो जाते तो भी उन्हें सतह तक पहुंचने के लिए खुदाई करनी पड़ती। यह सब सुनकर एमिल स्तब्ध रह गया, लेकिन अब उसे पूरा यकीन था कि अगर कोई उसे यहां से निकाल सकता है तो वह रे ही है। उसे पूरा भरोसा था कि यह आदमी भागने का कोई रास्ता निकाल लेगा। योजना के अनुसार उनके बीच एक और बनावटी झगड़ा हुआ और उन्हें फिर से आइसोलेशन सेल में भेज दिया गया। वहां रे ने कैमरे की नजर से दूर रहते हुए चुपके से फर्श से बोल्ट खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही वह लगभग काम पूरा कर चुका था, उसने एमिल को ध्यान भटकाने का इशारा किया। एमिल जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे सभी पहरेदारों का ध्यान उसकी ओर चला गया। इस बीच रे ने जल्दी से कैमरे को एक कागज से ढक दिया और खुले फर्श से नीचे खिसक गया। लेकिन भागते समय उसने गलती से एक पाइप तोड़ दिया, जिससे उस जगह पानी भरने लगा। जब राय आखिरकार ऊपर पहुंचा तो सच्चाई देखकर दंग रह गया। उसकी जेल जमीन पर नहीं थी जैसा उसने सोचा था, बल्कि असल में समुद्र के बीचों बीच तैरता एक विशालकाय जहाज था। किसी को पता चलने से पहले ही वह जल्दी से अपनी कोठरी में लौट आया। इस बीच बाहर एबिगेल और हश लेस्टर से रे के गायब होने के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें पता चला कि इस मिशन के लिए राय को मिला भुगतान चेक बाउंस हो गया था और जेसिका, जिस महिला ने उसे काम पर रखा था, वह नकली थी। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने लेस्टर से राय को ढूंढने में मदद मांगी, लेकिन लेस्टर ने यह कहकर इसे टालने की कोशिश की कि रे को उसका काम करने दिया जाना चाहिए। उनके जाने के बाद लेस्टर ने चुपके से जेल वार्डन को फोन किया और उसे राय को आजीवन कारावास में रखने का आदेश दिया। इससे पता चला कि लेस्टर सुरक्षा कंपनी का एकमात्र मालिक बनना चाहता था। इस बीच अबीगैल और हश जांच पड़ताल करते रहे। आखिरकार हश को एक छिपी हुई अवैध जेल का पता चला, जहां ताकतवर लोग अपने दुश्मनों को गुप्त रूप से रखते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहां है। जेल में वापस रे और एमिल को यह पता लगाना था कि वे असल में दुनिया के किस हिस्से में हैं। रे ने जेल के डॉक्टर से मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर भी रे हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जो सूर्य के कोण को मापकर जहाज की स्थिति निर्धारित करने में मदद कर सकता था, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करने के लिए उसे जहाज के ऊपरी डेक तक पहुंच की जरूरत थी। इसे संभव बनाने के लिए रे ने जाव नाम के एक साथी कैदी से मदद मांगी। बाद में जाव वार्डन के पास गया और उसके लिए जासूस होने का नाटक किया। बदले में उसने बाहर खुली हवा में प्रार्थना करने की अनुमति मांगी। वार्डन मान गया और प्रार्थना के समय जाव ने चुपके से उस उपकरण का इस्तेमाल करके जहाज के स्थान के निर्देशांक इकट्ठा कर लिए। रे ने तब गणना की कि वे अटलांटिक महासागर में मोरक्को के पास थे। यह सुनकर एमिल ने रे को बताया कि उसका एक दोस्त मोरक्को में रहता है। अगर वे किसी तरह उसे संदेश भेज पाते तो उसका दोस्त जरूर आता। रे ने फिर जेल के डॉक्टर से संपर्क किया और इस बार वह उसे मदद के लिए राजी करने में कामयाब रहा। उस रात डॉक्टर ने एमिल के दोस्त को एक ईमेल लिखा और जेल का सही स्थान बताया। आखिरकार भागने का दिन आ ही गया। जावेद तैयार था। उसने वार्डन को झूठी सूचना देकर धोखा दिया कि ब्लॉक में एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। यह सुनकर वार्डन ने तुरंत सभी गार्डों को ब्लॉक करने के लिए भेज दिया और आइसोलेशन एरिया में केवल 2 गार्ड ही बचे। रे ने मौके का फायदा उठाया और लड़ाई शुरू कर दी। जल्द ही अफरा तफरी मच गई और कैदी एक दूसरे पर हमला करने लगे।
इस बीच रे, एमिल, एम और जावेद जहाज के ऊपरी हिस्से की ओर दौड़े, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही वार्डन ने पूरे जहाज को पूरी तरह से बंद कर दिया। सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और तीनों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय मोरक्को से एमिल का दोस्त अपनी टीम के साथ एक हेलीकॉप्टर में बचाव के लिए तैयार होकर पहुंचा। जेल के जहाज के अंदर पहरेदारों और विद्रोह कर रहे कैदियों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई थी। इसी अफरा तफरी में जाव के पेट में गोली लग गई। रे को तुरंत एहसास हुआ कि अब उनका एकमात्र विकल्प जहाज की बिजली काट देना था। इससे दरवाजे बंद हो जाएंगे और उन्हें भागने का एक आखिरी मौका मिल जाएगा। उसने एमिल से कहा कि वह वहीं रुककर जाव की देखभाल करे जब तक वह कंट्रोल रूम की ओर न बढ़ जाए। जावेद की गंभीर हालत देखकर एमिल ने साथी कैदी एनिल से राय के साथ जाने का आग्रह किया, क्योंकि उसे पता था कि जाव के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दुर्भाग्य से एमिल को जाव को पीछे छोड़ना पड़ा। कुछ ही पल बाद पहरेदारों ने जावेद को ढूंढ निकाला और उसे मार डाला। इस बीच रे ने जहाज की बिजली काट दी और एमिल भागकर ऊपरी डेक पर पहुंच गया। अब वह हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ा। एमिल अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया, लेकिन जेल के पहरेदारों ने पीछे से उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिर भी वे पीछे नहीं हटे और बहादुरी से अपनी जगह पर डटे रहे, राय के बाहर आने का इंतजार करते रहे। लेकिन राय गंभीर संकट में था। भागने की कोशिश में वह एक पानी की टंकी में फंस गया था। पहरेदार उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, इसलिए उसके पास एक हैच खोलकर सीधे समुद्र में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। हेलीकॉप्टर से एमिल ने रे को पानी में डूबते देखा। उसने जल्दी से एक सीढ़ी नीचे गिराई और रे ने उसे ठीक समय पर पकड़ लिया। जैसे ही रे जहाज पर चढ़ा, उसने जहाज के ईंधन टैंकों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कुछ ही पल बाद जेल के जहाज में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे वह पूरी तरह नष्ट हो गया और वार्डन और उसके पहरेदार मारे गए। आखिरकार एमिल और राय सुरक्षित मोरक्को के तट पर पहुंच गए। तभी एक कार आकर रुकी और रे को हैरानी हुई। जेसिका बाहर निकली। यह वही महिला थी जिसने उसे गुप्त जेल में भेजा था। राय गुस्से से लाल हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एमिल ने एक चौंकाने वाली बात बताई। जेसिका उसकी बेटी थी। रे दंग रह गया। तब पता चला कि एमिल असल में विक्टर मैनहेम था, वही आदमी जिसे जेल वार्डन बेसब्री से ढूंढ रहा था। उसने अपनी असली पहचान हमेशा छिपाए रखी थी। रे ने अनजाने में दुनिया के सबसे वांछित और ताकतवर लोगों में से एक को भागने में मदद की थी, ताकि उसके दुश्मन उसे ढूंढकर मार न सके। तब पता चला कि राय को चकमा देने के पीछे जेसिका का असली मकसद अपने पिता विक्टर मैनहेम को गुप्त जेल से छुड़ाना था। इसीलिए उसने चुपके से रे को भेजा था, क्योंकि वही ऐसी जगह से भागने में सक्षम था। अंत में जेसिका ने रे को लेस्टर के विश्वासघात का पूरा सच भी बता दिया कि कैसे उसने जेल वार्डन के साथ एक सौदा किया था। अगर राय भागने में नाकाम रहा तो लेस्टर गुप्त जेल का सीईओ बन जाएगा। बाद में रे एबिगेल और हश से फिर मिला और उन्होंने पुष्टि की कि लेस्टर को एक उच्च पद की पेशकश की गई थी, बशर्ते राय कभी बाहर ना निकल पाए। लेकिन जब लेस्टर को पता चला कि राय असल में भाग गया है, तो वह घबरा गया और भाग गया। तभी हश ने एक कार के अंदर उस पर हमला कर दिया। जब लेस्टर को होश आया तो वह अभी भी उसी कार में था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि कार अब हजारों कंटेनरों से घिरे एक विशाल जहाज पर लदी हुई थी। और जहाज कहां जा रहा था, कोई नहीं जानता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को